अच्छा जी हाँ, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है k/ts+1। अब हमने इसको आर ऑफ एस यानी कि इनपुट हमने जो लगाई वो इम्पल्स लगाई और आउटपुट हमारे पास सी ऑफ एस है। तो ये सिंपल ही है किस्म का। इसमें ये आपने ऐसा करना है कि जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल है उसका आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म याद रखना, वो लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने ट्रांसफर फंक्शन के साथ। यानी कि जो मॉडल का ट्रांसफर वाला फंक्शन है, ट्रांसफॉर्म याद रखना है। मॉडल का जो ट्रांसफर फंक्शन है ना उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर आपके पास जो रूट्स आएंगे ना, पोल्स आएंगे उसके, तो उसके लिहाज से आप उसका वो बता सकते हैं। अब ये है कि यहाँ पे आर ऑफ एस को आपने मल्टीप्लाई किया मॉडल के ट्रांसफर फंक्शन के साथ, यानी कि k/ts+1 के साथ। तो वो आपके पास क्या आएगा, वो वही चीज़ आ जाएगी आपके पास। आउटपुट जो है वो मॉडल का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका मल्टीप्लाई बाय रैम फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अब अगर आप इसको अपनी पोल निकालना चाहते हैं इस इक्वेशन से, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास s+1/t, ये यानी कि s=-1/t जो आपके पास है, ये पोल आ जाएगा उसका। In order to represent the response of system in time domain, we need to compute inverse Laplace transform of the above equation. अब ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, यानी कि आपने इनपुट को मल्टीप्लाई कर दिया मॉडल के साथ, मॉडल के ट्रांसफर फंक्शन के साथ, तो आपके पास आउटपुट आ गया। अब हमने इसको, ये जो है आपके पास सिस्टम, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। एस जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन का ऑपरेटर है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने आउटपुट का देखना है क्या टाइम डोमेन में क्या आउटपुट आ रही है। तो आप इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो आपके पास टाइम डोमेन में आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a का, वो a × e⁻⁻at होता है। यानी कि -e⁻⁻at इसका होगा। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, a की बजाय हमारे पास 1/t है। तो वो हम अगर उसका सोल्यूशन निकालें तो हमारे पास ये आ जाएगा k/, यानी कि अगर इसको आप देखें तो k/t (e⁻t/T आ जाएगा। अगर हमारे पास k की वैल्यू 3 है और उसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका अगर आप ग्राफ बनाए ना मैटलैब में, तो आपके पास इस टाइप का ग्राफ बनेगा कि सर इसके साथ एप्सिलॉन नॉट क्यों है, ये जो एप्सिलॉन नॉट -t/t? एप्सिलॉन क्यों है, ये आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े हैं ना पहले, मैथमेटिक्स का कोई पढ़ा होगा सब्जेक्ट। इनवर्स लैप्लास जो है वो 1/s का क्या होता है, 1/s का तो 1 ही होता है ना। 1 अगर s माइनस ये सर 1/s+a का होता है e⁻⁻lt अल्फा। ये होता है ना e⁻⁻at हो गया ना। मतलब a/s+a का इनवर्स लैप्लास जो होता है वो a × e⁻⁻at होता है, यही होता है ना। तो हमने इसी को जी यूज सर। किया है इस इक्वेशन में, जो आपके ऊपर इक्वेशन आ रही है आउटपुट की। तो वो हमने पुट किया तो आपका आउटपुट जो है वो ये आ गई, सी
C of t यानी कि आउटपुट इक्वल टू K ओवर कैपिटल T इंटू ई रेस टू माइनस टी ओवर कैपिटल T। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये ऐसे का आएगा, यानी कि शुरू में इसकी वैल्यू ज़्यादा है और टाइम के साथ साथ ये वैल्यू इसकी कम हो रही है। अगर आप इसको देखें तो कैपेसिटर की अगर आप एग्जांपल लें, आप कहें जी हमने कैपेसिटर को थोड़ी देर के लिए उसको वोल्टेज देनी है, चार्ज करना है उसको, फिर जब आप उसको छोड़ देंगे, मतलब आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग वोल्टेज, तो उसके बाद देखेंगे कि उसकी जो वो वोल्टेज है वो ड्रॉप होती जाएगी कैपेसिटर की और आखिरकार जीरो पे आ जाएगी, यानी कि उसका चार्ज वो डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह फोर्स भी आप अगर देखें कुछ चीज़ों पे, जहाँ पे आपने गाड़ी है उसको फ़ौरन से आपने एक्सलेशन को दबा दिया, एक्सीलेटर को फुल दबा दिया और फिर छोड़ दिया फॉर थोड़े से मोमेंट के लिए, तो वो ये है कि थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये बेसिकली इसका ग्राफ का मतलब है कि टाइम के लिहाज से वो जो आउटपुट है वो कम हो रही है। तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब स्टेप रिस्पॉन्स में हमने बताया कि जो इनपुट है उसका हमने लैप्लास लेके जो मॉडल है, सिस्टम का मॉडल है, ट्रांसफर फंक्शन है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है और उसका इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे तो आपके पास टाइम डोमेन में आउटपुट आ जाएगी। स्टेप रिस्पॉन्स का जो है हमने कहा कि हमारे पास लैप्लास है 1/s है, इसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा k/s इंटू टी एस प्लस 1। अब अगर आप ये देखें तो इसमें आपके पास s दो दफा है नीचे। In order to find out the inverse Laplace of above equation, we need to break it into partial fraction expansion. अब ये नीचे जो आ रहा है आप इसको क्या करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे। आप लोगों ने ये पढ़े होंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। यानी कि इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे कि दोनों अलग-अलग, आप एस को भी और टी एस प्लस वन को भी अलग-अलग निकालने। तो उसको आप अगर करेंगे तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन जो वो आएगा वो ये आ जाएगा सी ऑफ एस इक्वल टू के ओवर एस माइनस के टी ओवर टी एस प्लस 1 आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके दो हिस्से हैं, एक फोर्स रिस्पांस है और दूसरा नेचुरल रिस्पांस है। नेचुरल रिस्पांस जो हमारे पास, मतलब ये सेकंड पार्ट नेचुरल रिस्पांस हो गया, यानी कि डिसिपेट करेगी वैल्यू। यानी कि अब आप इसका अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो क्या आएगा आपके पास, के ऑफ टी, ये 1/s का तो ये इनपुट ही सिग्नल आ गया, और माइनस के इंटू ई रेस बाय माइनस टी और कैपिटल टी, के को कॉमन ले लिया तो बाहर चला जाएगा। तो ये आपके पास इसकी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसमें के डिफरेंट टी की वैल्यू उस पर पुट करें कैपिटल टी, तो आपके पास 0.632 के आ जाएगा, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो वैल्यू रह जाएगी वो 0.632 टाइम्स ऑफ के रह जाएगी। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरह का प्लॉट है। ये आपने पहले देखा था, जो पहले आपने क्रूज कंट्रोल की एग्जांपल की थी, तो उसमें आपके पास इसी तरह का ग्राफ आ रहा था। उसको आप बेशक लैब को ना दोबारा देख लेना कि आपने यूनिट स्टेप इनपुट दिया तो आउटपुट जो है आपकी, चूंकि ये देखें कि आपका इम्पल्स में तो ये था ना कि आपका जो आउटपुट थी वो थोड़ी सी इनपुट थोड़ी इंटरवल के लिए थी, आफ्टर अप्लाइंग आपने जो है वो खत्म हो गई थी इनपुट, तो इस वजह से वो डिके वो वापस आना शुरू हो गई थी आउटपुट। जो वैल्यू उसने रिटेन की थी अगर कैपेसिटर था तो वो वापस जीरो पे आना शुरू हो गया था। जबकि यहाँ पे ये है कि आपकी स्टेप इनपुट है, जो कि इनपुट तो कांस्टेंट रह रही है, आगे इनपुट आती जा रही है उसमें, हर टाइम पे वो
अगर वोल्टेज अप्लाई है तो अप्लाई है उसके अक्रॉस, तो जिसकी वजह से जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, और यहाँ तक कि जो एक वैल्यू है उस पर टेन हो जाएगी, तो फिर उस पर फिक्स रहेगी वो। तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी डीसी गेन जो है वो 10 है। डीसी गेन हमने कहा था कि रेशो एज स्टेडी स्टेट वैल्यू बाय इनपुट, तो वो है 10 होगी। और इसका टाइम कांस्टेंट की जो हमने कहा कि 1.5 सेकेंड एस जो है वो टाइम कांस्टेंट है, और के जो है इसकी डीसी गेन आ गई। अब ये देखें कि यहाँ पे अगर टाइम कांस्टेंट को हम चेंज करें, यानी कि कम पहले डिफरेंट टाइम कांस्टेंट के लिए अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें, तो हमारे पास ये 4 किस्म के ग्राफ्स आ गए। अगर टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड है तो जो स्टेडी स्टेट वैल्यू वो जल्दी अचीव हो जाएगी। अगर टाइम कांस्टेंट बड़ा है तो वो देर से स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा। टाइम कांस्टेंट जितना ज़्यादा बड़ा है उतनी ज़्यादा देर लगेगी स्टेडी स्टेट को पर पहुंचने की। तो यानी कि एक रोबोटिक आर्म है, आपने उसको मूव करना है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल ऐसे यूज़ हुए हैं कि वो स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप इनपुट पे स्टेप देंगे, वोल्टेज देंगे कोई, तो वो आउटपुट पे पहुंचते पहुंचते डिजायर्ड पे उसको टाइम लगेगा। हाँ जी, पूछें। अब्दुल्ला। नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। सिस्टम टेक्स 5 टाइम कांस्टेंट्स टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू। अगर आप ये इसकी को प्लॉट को देखें, जो पिछला हमारे पास स्टेप था उसको अगर हम एक्सटेंड करके इसको टाइम कांस्टेंट को देखें अगर, तो 5 टाइम कांस्टेंट लगे उसको, और वो पहुंचा है अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे, यानी कि जो वैल्यू इसने रिटेन करनी है आगे। तो 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं एक फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें कि हम डीसी गेन जो है वो अगर चेंज करते हैं उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचने पे उससे फर्क नहीं पड़ा। द स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज, ये हो गया। और अगर इसको आप टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो आपके पास इम्पल्स रिस्पांस आ जाएगा जो हमने पहले निकाला था। अब हम क्या करेंगे कि एग्जांपल नंबर 1, इम्पल्स रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बिलो। अब आपने इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, डीसी गेन निकाल लिए हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, स्टेप रिस्पांस निकालना है। तो ये आप लोग जरा उसको देख लेना। ये मैं एग्जांपल फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको इनवर्स लैप्लास लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और इसके लिहाज से फिर आप जो है टाइम कांस्टेंट और डीसी गेन निकाल सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको अगर प्लॉट करना हो मैटलैब में तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। सर या आज के लिए बड़ा नहीं था? नहीं अभी नहीं। सर भी आप कह रहे थे अपने अगला लेक्चर भी लेना, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं, अगला लेक्चर किसी और चीज़ के बारे में, ये टाइम रिस्पांस देख रहे हैं हम। अभी तो हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम का भी करना है। सर हम इतना कैसे कवर करेंगे? सर बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ फिर आहिस्ता आहिस्ता कम ही होती जा रही है, समझ आ नहीं रही। फिर एंड से शुरू में आ रही थी, अब इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। असल में आप लोगों के जो है ना लेक्चर कम हो गए हैं, तो इसकी वजह से अब मैं
आपको ये मैं कवर करना पड़ेगा। मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन अगर आपको कोई समझ नहीं आएगी तो आप प्रैक्टिस करके पूछ लेना बाद में। सर जो हमें छुट्टियां मिलेंगी हमें रिवाइज करने के लिए मिलेंगे, हम नए नए तैयार करते रहेंगे क्या? ये तो हमारे लिए सर और सब्जेक्ट्स भी तो है ना, इन वेकेशंस में हमने और सब्जेक्ट्स को भी तो टाइम देना है ना। मुझे लगता है कि आप लोगों की शायद आगे ना हो जनवरी में स्टार्ट, यूनिवर्सिटी में ना बुलाएं, फिर आप लोग क्या करोगे? तो इसलिए जो है ना, पहली तो बात यह है सर फिर हम कि सर अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर आप क्लासेस ले लीजिएगा। ले लीजिएगा ना सर, या मैं ये 11 चाह रहा हूँ कि जनवरी हम पहले ही खत्म कर लेना। तो कोर्स तो कवर करना ही है, आपके CLO तो पूरे करने हैं ना। तो ये CLO 2 के मुताबिक है, तो अभी CLO 3 हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसलिए जो है ना, अभी आप देखते जाएं यहाँ Excuse पे me, ये sir. चीजें। हाँ जी। सर अभी जो नोटिस आया हमें तो उसके मुताबिक ही चलना है ना, उसमें तो इसी तरह है कि अभी नेक्स्ट हमारी ये जो ब्रेक आएगा अब नेक्स्ट वीक से प्रिपरेशंस के लिए। अभी आप और लोगों ने अगर मुझे एक और लेक्चर देना है मुझे। सर कल से तो कल मतलब से छुट्टियां हो गई हैं, तो वो तो फिर अब 13 तारीख को ही होगा, जब आप 11 को फिर हम यूनिवर्सिटी आएंगे, तो 13 को फिर आप ले लीजिएगा वेडनेसडे वाले दिन। इसमें यह है कि अगर आप पहले दे देते हैं तो आपके पास आगे टाइम मिल जाएगा उसको देखने का। अगर आप बाद में रखते हैं तो फिर आप लोगों के पास आगे टाइम कम होगा, क्योंकि वो चीज़ हमने करनी ही है कवर, वो CLO 3 है आपका। तो फिलहाल अभी इसको देखते हैं ना, अभी जो भी टाइम है हमारे पास। अब आपके सर पास ये है आज कि के लिए नहीं सर नहीं, आज अभी के लिए इतना काफी नहीं। तो यार सेकंड आपने ऑर्डर अगली बार ही कर लेंगे सर। सेकंड ऑर्डर सर अभी रिव्यू तो हमने सेशन भी तो रखना है ना सर, अभी रिव्यू तो हमने सेशन भी तो करना है ना। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखना है हमने। अच्छा, अब ये है कि रैंप रिस्पांस में भी हमने वही काम करना है कि इनपुट का जो है रैंप का हमने लैप्लस लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना है सर चीज़ें इसमें आपकी से पेपर क्या आएगा? न्यूमेरिकल पेपर बताऊंगा आप में लोगों को। आप लोगों ने न्यूमेरिकल इसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो करनी है, बुक के अंदर भी होंगी एग्जांपल, वो करनी है। तो वो आपने न्यूमेरिकल बेस्ड होगा ज़्यादातर पेपर आपका, इसलिए आप जो मैथमेटिक्स है ना इसकी प्रिपरेशन करना सही तरह से। अच्छा, अब ये है कि हमने जो इनपुट सिस्टम है वो, अगर हमने रैम्प सिग्नल अप्लाई किया तो उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमारे पास 1/s² है। तो उसको हम अगर आपकी आगे क्लासेस हुई ना तो फिर सिर्फ यही नहीं होगा, फिर और चीज़ें भी हो जाएंगी फिर। अच्छा, तो आपके पास आप इनपुट को मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट आपके पास आ गई K/s² इंटू TS+1। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस के लिहाज से वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो K इंटू टी माइनस कैपिटल T प्लस T कैपिटल T इंटू e⁻⁻T/T आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आउटपुट इस तरह की आ जाएगी। इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो अगर आप देखें कि ये आपका इनपुट सिग्नल था, जो रैंप रिस्पांस है वो उससे आप थोड़ी सी वैल्यू से डिफर होके वो वैल्यू उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। तो ये जो फर्क रहेगा ना, इसको हम कहेंगे एरर। ये अगर टाइम कांस्टेंट जिस सिस्टम का अगर ज़्यादा होगा तो ये एरर ज़्यादा होगी। इसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट एरर कहेंगे इसको। इसी तरह हमारे पास अगर पैराबोलिक सिस्टम हो तो हम उसके साथ भी यही प्रोसेस करेंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब ये है कि often it is not possible or practical to obtain a system's transfer function analytically. Perhaps the system is closed and the components parts are not easily identifiable. यानी कि बाज़ औक़ात हमारे पास
जो है ना सिस्टम का मॉडल नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ स्टेप सिग्नल्स लगा के देखते हैं, उसकी आउटपुट देखते हैं, फिर उससे उसका मॉडल निकाल सकते हैं सिस्टम का. The system step response can lead to a representation even though the inner construction is not known. With a step input, we can measure the time constant and steady state value from which the transfer function can be calculated. मतलब ये है कि अगर आप मास्टर में करते हैं ना कंट्रोल सिस्टम में, तो फिर आपका एक सब्जेक्ट होगा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन. उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर सिस्टम का मॉडल नहीं पता तो फिर हम उसमें डिफरेंट सिग्नल लगा के इनपुट और आउटपुट मेजर देखते हैं. इनपुट का तो हमें पता ही है कि हम क्या लगा रहे हैं, आउटपुट देखते हैं, फिर इन दोनों के दरमियान मैपिंग करते हैं तो हमें ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का हम निकाल सकते हैं फिर उस तरीके से. If we can identify T and K from laboratory testing, we can obtain the transfer function of the system. यानी कि अगर आपका न्यूमेरिकल इस तरह का भी आ सकता है कि आपको डिज़ाइन प्रॉब्लम दी जाए कि इसका T की वैल्यू ये है, K की वैल्यू ये है, तो आपने और स्टेप सिग्नल अप्लाई किया तो आपने उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फिगर है, उसका हमारे पास रिस्पांस जो है ना वो इस तरह दिया हुआ फिगर में, तो हम वहाँ से वी कैन मेजर टाइम कांस्टेंट जो है ना इस फिगर से निकाल सकते हैं उसके कि 0.63 वैल्यू जो है वो 63% ऑफ फाइनल वैल्यू जो है वो एक टाइम कांस्टेंट होगा, यानी कि टी हो जाएगा वो. तो अगर फाइनल वैल्यू उसकी मैक्सिमम 0.72 है तो 0.45 तक जो वैल्यू पहुँचते 0.45 तक जब वैल्यू आई तो उस वक्त तक जितना टाइम बना वो इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये आप वैल्यूज इसमें डालेंगे तो आपका जो है वो ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद अ जीरो. अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो और उसके अंदर अभी तक तो हमने जो पिछला देखा था उसमें जीरो नहीं था, सिर्फ पोल था एक. अगर हमारा जीरो हो वहां पे तो फिर क्या होगा, यानी कि 1 प्लस अल्फा एस. एस जीरो हमने कहा था कि जो जहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो हो जाए, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर जो है वो जीरोज होते हैं. तो वहाँ पे अगर ये सिस्टम है हमारा तो इसमें हमारा जो जीरो है वो -1 ओवर अल्फा है और पोल जो है वो -1 ओवर टी है. तो इसका स्टेप रिस्पांस क्या होगा, इसको 1 ओवर एस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से अलग किया तो हमारे पास, फिर हमने इसका इन्वर्स ले लिया तो हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो इस टाइप की आ जाएगी, k प्लस k बाई टी इंटू अल्फा माइनस टी ई रेशमा माइनस टी बाई टी हो जाएगी. अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें. पहले वाले में हमारे पास कोई जीरो नहीं था, दूसरे वाले में हमारे पास जीरो है. तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक अल्फा ऐड हो गया, यानी कि जीरो की वैल्यू एक ऐड होगी और हमारे पास 1 ओवर टी अल्फा बाई टी आपके पास एक वैल्यू इसमें ऐड होगी है. तो अब ये है कि इफ अगर ये आपका टाइम कांस्टेंट जो है वो जीरो से बड़ा है तो आपका रिस्पांस जो है वो वही होगा. लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट जीरो से कम है तो फिर हमारे पास जो है ना अभी ये टाइम कांस्टेंट आपका अगर जीरो से बड़ा है तो आपका रिस्पांस वही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक ऑफसेट वैल्यू ऐड हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जीरो वो होता है जहाँ पे सिस्टम की वैल्यू जीरो हो जाए जिस वैल्यू तक पहुँचते हुए. तो अगर टाइम कांस्टेंट बड़ा है तो वो स्टार्ट होगा तो जीरो से तक पहुँचने तक उसके पास टाइम होगा. इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना इसका रिस्पांस कैसे का आएगा. अगर ये टाइम अल्फा जो है वो
जीरो की वैल्यू टाइम कांस्टेंट से छोटी है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू छोटी है अगर अल्फा से, तो आपका रिस्पांस जो है वो इस तरह का आएगा, यानी कि शुरू में वैल्यू ज़्यादा है और बाद में वो कम हो जाएगी। तो ये आप दोनों के लिहाज से देख सकते हैं कि अगर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू, अगर टाइम कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू कम है तो फिर स्टेप रिस्पांस कैसे का, अगर ज़्यादा है तो स्टेप रिस्पांस कैसे का होगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये आप सारे लेक्चर वो ग्रुप में भेज देंगे ना व्हाट्सएप वाले? चलो मैं देखता हूँ, मैं वैसे रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मैं देख रहा था इसको कोई गूगल ड्राइव या इस पे मैं अगर शेयर कर दूँ तो वो आपको लिंक दे दूँ। जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये अगर आपका इसको अगर हम प्लॉट करें, जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस वो एस डोमेन जो हमारा मतलब रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे अगर हम प्लॉट करें इस ट्रांसफर फंक्शन को, तो हमारे पास एस जो है वो पोल जो है वो -1 पे आ रहा है। तो इसी तरह इसके लिहाज से हम प्लॉट कर सकते हैं कि पोल्स कहाँ पर आ रहे हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपका एक सिस्टम है, उसका अगर आपका ऐसे का वैल्यू उसके अंदर दी हुई है, तो इसका मतलब है वो उसमें डिले आ रहा है। डिले आ रहा का मतलब यह है कि आपका जो अभी हमने ट्रांसफर फंक्शन देखे हैं वो स्टार्ट होते हैं उसका जो वो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, क्योंकि इसमें ये वाली जो फॉर्म है ना, ये जो नॉर्मल अभी तक हमने फॉर्म देखी है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि उसका रिस्पांस जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 टाइम से। अब अगर हम शिफ्ट करना चाहें तो इसको e रेज टू पावर माइनस एस टी, यानी कि टाइम कांस्टेंट से मल्टी डिले टाइम जो है ना इसके अंदर डाल के अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, यानी कि अगर ये आपका डिले टाइम से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। स्टेप रिस्पांस यानी कि शुरू से स्टार्ट नहीं होगा, जो टी डी की वैल्यू है वहां से स्टार्ट होगा, यानी कि वैल्यू जो है वो आउटपुट की इंक्रीज तब होना शुरू होगी। यानी कि अगर यहाँ पे 2 सेकंड का डिले है तो आप देखेंगे ये स्टेप रिस्पांस स्टार्ट जो हो रहा है वो 2 से हो रहा है, ये यहाँ पे e रेज़ टू पावर -2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो हमने मोटर का देखा था ट्रांसफर फंक्शन, वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर था। अगर आप ये देखें इसमें s जो है वो एक ही दफा, पोल इसका एक ही है इस ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन में, ओमेगा के लिहाज से एक ही है, अगर आप थीटा के लिहाज से लेंगे तो फिर वो दो हो जाएंगे पोल। ये आपने देखनी है चीज़ कि जो इसी तरह क्रूज कंट्रोल में भी स्पीड थी, उसके लिहाज से हमारे पास एक ही आ रहा था पोल। अब अगर हम ये कैपेसिटर वाला देखें, RC सर्किट देखें, तो उसमें भी हमारे पास एक पोल है। मैकेनिकल सिस्टम यानी कि ये इसकी एग्जांपल्स हो गई कि जहाँ पे 1 पोल हमारे पास सिस्टम है। तो ये हो गया हमारे पास अभी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अभी हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम।
अब जो है ना इस दफा फिर आपने लैब भी करनी होगी, क्योंकि जो आपकी लैब है ना वो इसी से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले इस दफा पहले इसलिए कह दिया था कि ना करेंगे। सर लेकिन थर्सडे को तो लास्ट लेक्चर है ना, थर्सडे तक। लैब आप आज का आपका टास्क है ना बेसिकली लैब तो। अभी हम ये करते हैं ना, एक तो ये लेक्चर हो जाएगा, इससे या तो अब आप देख लें खुद ही कि आपने ब्रेक के बाद रखना है। अगर तो कोई नया नोटिस आ जाता है तो वैसे हमारी क्लासेस होती हैं फिर तो चलें कवर हो जाएगा, फिर हम बाद में कर लेंगे। अगर कोई नया नोटिस नहीं आता उसी के लिहाज से ही फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर एक लेक्चर आप मुझे देना 3 घंटे का। सर लेकिन आज के लिए इतना बहुत है ना। नहीं, अभी हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम भी देखेंगे। सर उसके आज बाद के लिए हमें बहुत है सर आप साथ साथ कह रहे हैं मैंने रिव्यू लेक्चर भी रखना है, उसके बाद फिर आपने नया लेक्चर भी एक रखना है, उसके बाद लैब्स भी लेनी है, सारा कुछ असल करना है, में सी मसला एल ये ओ है ना 3 कि भी कवर करवाना है। सर हम क्या करेंगे सर, हम बच्चे हैं सर, हम इंसान हैं। मसला तो आप लोगों का है ना, जो दूसरा सेशन है उसका तो उसके तो ब्रेक के बाद भी वो लेक्चर है, तो आप लोगों का कोर्स जो है वो इस तरह CLO ही नहीं अचीव हो रहा, तो फिर बाकी टीचर्स ने भी जो आपको वो कराया होगा कोर्स, तो उसमें कोर्स उन्होंने पहले करा दिए होंगे सर ज्यादा से। बाकी टीचर्स ने भी कम ही करवाया, उनके भी तो CLO कवर हो ही रहे हैं सर। बाकी टीचर्स ने भी, क्योंकि वीक्स कम थे तो उस हिसाब से फिर सिलेबस भी कम हो गया था, सारे से टीचर्स का सिलेबस कम ही है इस हिसाब से। नहीं, मैंने भी आपकी कुछ चीजें छोड़ी हैं, तो हम ये है कि इसको कोशिश करेंगे कवर करने की। अभी सर आप लैब के बारे में क्या कह रहे थे, आपकी आवाज कट रही थी। मैंने कहा था कि आपने लैब जो है ना वो अगली वाली फिर करनी होगी, क्योंकि वो मैंने पहले आपको इस वजह से नहीं कराई, वो इससे रिलेटेड थी। वो आपका जो स्टेप रिस्पांस था, इस तरह की चीजें थी उसके अंदर, सर तो मतलब उसको हम अगले लेक्चर में यानी 11 तारीख के बाद फिर आप लैब हम सबमिट करेंगे आपको यानी। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली वो तो लैब का काम तो आज का काम है ना आपका, तो लेकिन मतलब मैं सर वो आपको कह रहे हैं कि आप आज हमें काम दे रहे हैं लैब का, यानी जो लैब हमारी 6 है और वो फिर आप मतलब 11 तारीख तक 13 तारीख तक हम जमा करा सकते हैं, ये चीज है ना सर, जो अगले महीने की जिस दिन होगा। नहीं 13 तक नहीं यार, 13 तो बहुत लेट हो फिर सर जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगले वेडनेसडे तक ही। अगले वेडनेसडे तक ही होगी डेट। ठीक है सर। अच्छा, अभी हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, अभी हम देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है। हाँ जी, सर प्लीज आज के लिए इतना काफी है। नहीं अभी फिर वो आपका जो है ना वो रखना चलेगा। पढ़ के देखना आज समझना। आपने 40 मिनट तो उसमें लगा दिए टेस्ट में। सर वो तो पहले हमने डेमो भी दिया था ना सर, उसमें भी टाइम लगा था। आज हम 4 बजे तक तो टाइम है ना, अभी 4 बजे तक करते हैं जितना होता है। सर CLO कवर करने का क्या फायदा जब हमें समझ ही सर नहीं एक आएगी। क्वेश्चन पूछना था। समझ नहीं आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना, जो चीजें मैं आपको अभी करा रहा हूँ स्लाइड्स दे दूंगा आपको, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो चीजें नहीं समझ सर आएगी तो इतने फिर दिनों में थोड़ी होगा, इसके लिए भी टाइम चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स दिन भी तो पढ़ने हैं, ये भी पढ़ना है। आपके पास बड़े ज्यादा दिन है अभी। सर हमने सिर्फ ना मैनेजमेंट वगैरह का भी करना है सर। सर इतना काफी है आज के लिए। असल सर में बाकी हर जगह से हमें प्रेशर आ रहा है, वहां से मैम जो हमारी है पता मैम क्या, अगर आपने अगर ये मदिया, पार्ट नहीं किया ना तो फिर इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए जो है ना ये आपके लिए करना सर जरूरी जो है। पहले किया वो कुछ भी नहीं है। वो तो बेसिक्स ही ना इसकी। अभी सर आप अभी वो बेसिक है तो फिर इन चीजों को यूज करोगे ना आप आगे। सर अब तो सेमेस्टर एंडिंग पे है, अभी भी हम पढ़ रहे हैं सर, बस कर दें। अच्छा, अभी आप ये लेक्चर तो लेना, फिर देखते हैं इसको। सर सर अभी ये मीटिंग तो एंड होने वाली है ना, तो आज के लिए इतना ही ठीक है। नहीं अभी इसके बाद भी होगा आपका। सर इतना जुल्म ना करें कि बच्चे सह ना पाए। 4 बजे तक तो टाइम है ना आपका।
सर बंदे पे उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। पता क्या, बाकी अगर आपका कोर्स पहले खत्म करना है उससे, तो फिर ये तो फिर वही एक्स्ट्रा लेक्चर से ही होगा ना। सर सर आप अभी मेरे सबसे ख्याल अच्छे से कोई सर और सर प्लीज नोटिस बस कर दें। सर मेरे ख्याल से कोई और नोटिस शायद आ जाए, तब तक वेट कर लेते हैं। अगर ना आया तो फिर आपको लेक्चर दे देंगे कोई। ना आया तो दे देना, नहीं तो फिर आपको ही फायदा हो जाएगा ना। अगर पहले हम खत्म कर लेंगे तो आपको बाद में फिर इतना ज्यादा नहीं ऐड नहीं होनी चाहिए। सर दरअसल सर फायदा ये तो हो जाएगा, लेकिन समझने में बच्चे जहाँ मुश्किल हो रही शहीद है ना। शहीद ना हो जाए, बच्चे शहीद ना हो जाए पढ़ते पढ़ते लेक्चर। आप लोगों को तो मेरे न्यूमेरिकल्स भी बताने हैं जो पेपर के लिए आते होंगे। न्यूमेरिकल मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप लोग साथ साथ जो है ना वो करते जा रहे थे, जो बुक मैंने आपको बताई थी वो घाटा की। ये सर तो हम आप 3 करेंगे सर, और वो भी 73 स्लाइड्स तो ये ज्यादा इसमें से बनी हुई है कि आपको थोड़ी एग्जांपल इस तरह की दी हुई है ताकि आपको समझ आए। आप बुक से खुद ही पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको। सर एक हालांकि बुक से, क्वेश्चन था। हाँ जी पूछें क्वेश्चन पूछें। अब ये है कि आप जो है ना थोड़ी सी फिर ब्रेक कर लें, 3:35 पे कर लेंगे स्टार्ट अभी। सर जी बस कर दें। सर एग्जांपल सॉल्व करके देखनी है अभी। कौन सी करनी है? करेंगे तो फिर ही आगे जाएंगे ना सर, अगर एक को ऐड करेंगे तो हम आगे कैसे काम करेंगे। ये आप साथ साथ पढ़ा करें ना, फिर आपको समझ आएगी। मैंने आपको पहले से कहता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, तो आप लोग साथ साथ इसको पढ़ें। ये तो आप सर लोगों हम को साथ साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन सर बीच में भी रटक जाते हैं ना कहीं पे आके। पढ़ते तो हम साथ साथ हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना सर, ये सारी चीजें तो मुश्किल हो रही है समझने में, फर्स्ट इस टाइम वजह में से पढ़नी कह रहे होती थे है कि आप